गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम हमने जहाँ खत्म किया था हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट टाइम भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की भूमिका देखी थी और हमने ये देखा था कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के अगर हम लोगों को देखें तो अधिकांश लोगों की अगर हम अनुपात को देखें तो वो कहाँ है, 48.9% जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में है। जबकि अगर हम अर्थव्यवस्था में योगदान देखते हैं तो अधिकतम कहाँ है, 53.77 कहाँ है, तृतीयक क्षेत्र में है। तो इसका अर्थ क्या है कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है। नियोजित का मतलब है अधिकांश लोग कहाँ कार्य कर रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र में। जबकि जीडीपी में अधिकांश योगदान किसका है, तृतीयक क्षेत्र का। ठीक है, समझ में आया। क्योंकि अगर हम यहाँ ये हमारे पास क्या है, प्रतिशत आंकड़ा है, तो अगर हम प्रतिशत आंकड़ा देख रहे हैं तो अधिकांश लोग कार्य कहाँ कर रहे हैं, 48.9%, 24.3% या 26.9%, ये तीनों क्षेत्रों के लोगों का अनुपात है। तो अधिकांश लोग का है प्राथमिक क्षेत्र में। जबकि अगर अर्थव्यवस्था में योगदान की बात करें तो अधिकांश लोग का है तृतीयक क्षेत्र में। तो अगर हम यह देखें कि अधिकांश लोग कार्य कहाँ कर रहे हैं, तो कहाँ कार्य कर रहे हैं, प्राथमिक में। जबकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन कौन कर दे रहा है, सबसे ज्यादा तृतीयक दे रहा है। तो हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि अधिकांश लोग कहाँ हैं, प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित। यहाँ से हम क्या देखते हैं, कुछ बिंदु जैसे कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं जिनका जीडीपी में योगदान कितना है, केवल 1/4 है। ठीक है, जीडीपी यानी कि अर्थव्यवस्था में योगदान, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में अधिकांश योगदान तृतीयक क्षेत्र का है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, कारण क्या हो सकता है कि या तो कृषि क्षेत्र में लोग अधिक कार्य कर रहे हैं, उतने लोग अधिक कार्य कर रहे हैं कि अगर कम लोग भी कार्य करते तो उत्पादन क्या होता, उतना ही होता, यानी कि आवश्यकता से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। या उनको द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं या रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो प्राथमिक क्षेत्र में ही कार्य कर रहे हैं। तो अगर इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और भी कार्य दे दें तो भी कृषि क्षेत्र के उत्पादन को कोई लॉस नहीं होगा या कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि हम यह जानते हैं कि वहां उत्पादन तो कम लोग भी करेंगे तो उतना ही। और इसको हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि कृषि में जो आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र में यानी कृषि क्षेत्र में क्या है, अल्प बेरोजगारी है। अल्प बेरोजगारी मतलब कि वहां उत्पादन तो उतना ही है लेकिन जो व्यक्ति हैं वो ज्यादा जुड़े हुए हैं। जैसे हम अगर एक एग्जाम्पल लेके देखें तो माना कि किसी घर में एक खेत है और उस घर के सभी लोग उस खेत में कार्य कर रहे हैं, तो खेत में उत्पादन अगर एक व्यक्ति भी करेगा तो उतना ही होगा, या वो उस घर में रहने वाली महिला करेगी तो भी उतना ही होगा। परंतु उस घर के पुरुष के पास कोई कार्य नहीं है, इस कारण वो भी उसी खेत में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो इससे उत्पादन में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, परंतु वो लोगों का जो कि एक व्यक्ति जिस कार्य को एक ही व्यक्ति कर सकता था, उस कार्य को एक के बजाय 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति कर रहे हैं। तो इस प्रकार क्या है, इस प्रकार की बेरोजगारी को अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। और ये बेरोजगारी अधिकतर हमें कहाँ मिलती है, ग्रामीण परिवेश में मिलती है। तो अब हम बात करेंगे, जब हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ क्या है, ये कार्य क्या है, ये बेरोजगारी के कार्य हैं, तो हम इन लोगों को जो कि उत्पादन ज्यादा कर सकते हैं, उन लोगों को हम रोजगार कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, उन लोगों को हम रोजगार कैसे दे। तो लोगों के लिए रोजगार वृद्धि के तरीके सरकार क्या कर सकती है। सबसे पहले तो सरकार अगर प्राथमिक क्षेत्र में व्यय करे तो इससे क्या हो सकता है, लोगों को रोजगार बढ़ सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकतर लोग क्या है, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, प्राथमिक क्षेत्र से या उत्पादन से जुड़े हुए हैं। तो फसलों के भंडारण में अगर सरकार व्यय करे या सिंचाई व्यवस्था और यातायात सुविधाएं प्रोवाइड करवाए या ऐसी सेवाएं बढ़ाए जिनसे उत्पादन बढ़े, तो इससे क्या होगा, अधिकतर लोग इन कार्यों से जुड़ेंगे और जिसके कारण उनको रोजगार भी प्राप्त होगा और उनकी बेरोजगारी भी कम होगी। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि सरकार तृतीय क्षेत्र में व्यय करे, क्योंकि हम यह जान रहे हैं कि वर्तमान में तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ता जा रहा है, तो तृतीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सुविधाएं जैसे पर्यटन या शिल्प उद्योग जैसी सुविधाएं उत्पन्न हो और इससे क्या होगा, रोजगार भी बढ़ेगा, लोग इससे जुड़ेंगे। या स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करके, स्वास्थ्य स्थिति यानी कि अस्पतालों में सुधार करके वहां अस्पतालों की व्यवस्था की जाए तो वहां नर्स या मेडिकल स्टाफ बढ़ेगा, तो इससे रोजगार बढ़ेंगे, लोग उससे जुड़ेंगे और जिससे क्या होगा, लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। इसके अलावा शिक्षा में सुधार करके भी हम रोजगार प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा क्या करती है, मनुष्य के कौशल का विकास करती है। तो शिक्षा में सुधार करके भी हम लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे कि उत्पादन भी बढ़े और लोगों को रोजगार भी मिले।
इसी के तहत केंद्र सरकार ने भारत के 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया है। किसके लिए? यही बेरोजगारी से जुड़े हुए के लिए, बेरोजगारी को हटाने के लिए। इस कानून का नाम क्या है? मनरेगा। इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, और यह 100 दिन के कार्य की गारंटी देता है। ठीक हो गया। ये जो अधिनियम है केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है, इसे 2005 में सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। और यह क्या करता है? यह उन सभी लोगों को जो कि कार्य करने में सक्षम है तथा जो लोग जिन्हें काम की जरूरत है तथा सरकार द्वारा तो उन लोगों को जो जिन्हें की काम की जरूरत है तथा जो लोग कार्य कर सकते हैं उन लोगों को सरकार द्वारा 100 दिन के कार्य की गारंटी दी जाएगी कि वो 100 दिन का कार्य उन्हें सरकार प्रोवाइड करवाएगी। और यदि सरकार रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाती है 100 दिन का मिनिमम, तो वह उन लोगों को रोजगारी भत्ता देगी। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता देगी। और इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे कार्य करवाए जाने को बढ़ोतरी दी जा रही थी, ऐसे कार्यों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा था जिनसे कि भविष्य में उत्पादन बढ़ाने में भी क्या मिले? सफलता मिले, भविष्य का उत्पादन भी बढ़ सके। तो ऐसे कार्यों को इसके अंदर ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अब अर्थव्यवस्था के कुछ और क्षेत्रकों की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों के बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा अब अर्थव्यवस्था के कुछ और क्षेत्र हैं जिनकी हम बात करेंगे, जिनमें संगठित क्षेत्रक, असंगठित क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी सेक्टर आते हैं। संगठित और असंगठित को हम रोजगार नियोजन यानी रोजगार का संगठन किस प्रकार है, रोजगार किस प्रकार दिया जाता है, इसके आधार पर भी कह सकते हैं। और सार्वजनिक और निजी सेक्टर को हम स्वामित्व के आधार पर भी कह सकते हैं। तो हम देखेंगे संगठित, असंगठित, सार्वजनिक और निजी सेक्टर। तो सबसे पहले संगठित सेक्टर की बात करते हैं, संगठित क्षेत्र की बात करते हैं। तो संगठित क्षेत्र में वे सारी गतिविधियां आती हैं जो कि नियम और विनियमों के अनुरूप होती हैं। इन क्षेत्रों के कुछ नियम होते हैं और उन्हीं के अनुरूप यहाँ कार्य होते हैं। और यहाँ जो होती है रोजगार की अवधि भी नियमित होती है, यानी कि जो रोजगार होता है उसके दिन भी नियमित होते हैं। और कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ भी दिए जाते हैं, मतलब उनको काम की जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसकी सुरक्षा भी दी जाती है। इसके अलावा कर्मचारियों को छुट्टी अगर मिलती है तो उसका वेतन भी दिया जाता है, अवकाश काल में भी भुगतान किया जाता है, भविष्य निधि दी जाती है, सेवा अनुदान दिया जाता है, यानी कि उनका जो भी पैसा होता है उसमें से कुछ उनके फंड में सेव किया जाता है, या भविष्य निधि जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। अगर जो लोग संगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं तो वो लोग अगर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जैसे रिटायर हो जाते हैं, तो उसके बाद उन्हें पेंशन की सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो ये होते हैं संगठित क्षेत्र। ठीक है, इसी के विपरीत होते हैं असंगठित क्षेत्र। ये सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। जो अधिकतर संगठित क्षेत्र होते हैं ये सरकार के स्वामित्व में होती हैं या सरकार इनकी देखरेख करती है, इस कारण इनमें नियम और विनियमों का पालन होता है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र होते हैं ये सरकार के नियंत्रण से बाहर होती हैं, तो अगर इनमें नियम और कानून होते भी हैं तो उनका पालन नहीं किया जाता है। ये क्या होते हैं? कम वेतन वाले रोजगार होते हैं, जहाँ की काम करने वाले लोगों को कम वेतन दिया जाता है और उनका रोजगार भी सुरक्षा रहित होता है, यानी कि कब काम मिले कब नहीं मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इस सेक्टर में जैसे छोटे दुकानदार या छोटे कारखाने आते हैं, ये लोग अगर अतिरिक्त कार्य करते हैं तो उसके अतिरिक्त पैसे नहीं दिए जाते हैं। और जबकि संगठित क्षेत्र में अगर रोजगार करने वालों से या कर्मचारियों से अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो उनको अतिरिक्त पैसे भी दिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं निजी और सार्वजनिक सेक्टर की। तो सार्वजनिक सेक्टर की बात करेंगे तो सार्वजनिक जो सेक्टर होते हैं ये सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चलाए जाते हैं। ये जो सार्वजनिक और निजी सेक्टर है इनको हम स्वामित्व के आधार पर बांटते हैं। स्वामित्व का मतलब है कि अधिकार। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं ये सरकार द्वारा चलाए जाते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। ठीक है, तो इन कंपनियों का जो अधिकार भी होता है इन कंपनियों पर वो किसका होता है? सरकार का होता है। और इसकी सभी सेवाएं भी जो उपलब्ध करवाती है वो सरकार ही उपलब्ध करवाती है। और इन कंपनियों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को लाभ प्रदान करना होता है। जब स्वतंत्रता हो रही थी और उससे पहले की भी हम अगर हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि धीरे धीरे उस समय जो लोग थे, जब कंपनियां स्थापित हुई तो इतने पैसे न होने के कारण लोगों ने मिलकर या सरकार द्वारा ही पैसे कंपनियों पर व्यय किए गए। तो ये कंपनियां क्या होगी? सरकार द्वारा स्थापित की गई और इनका मुख्य उद्देश्य भी लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करवाना था। ठीक है, क्योंकि हमने सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में पढ़ा है, ये सुविधाएं क्या है? लोगों के लिए जरूरी है। तो इनको सरकार का उद्देश्य हो जाता है, सरकार का उद्देश्य कि लोगों को ये सुविधाएं प्रोवाइड करवाएं। इसके अंतर्गत कंपनियां आती है
जैसे तुमने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नाम सुना होगा, या ओएनजीसी का नाम, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, और इसके अलावा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बीएसएनएल जो कंपनी है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो कि सरकारी कंपनियां भी जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें सार्वजनिक सेक्टर कहते हैं। इसके जस्ट विपरीत दूसरी जो कंपनी होती हैं उनको निजी सेक्टर या निजी क्षेत्र कहते हैं। इन कंपनियों पर स्वामित्व या सेवा वितरण की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की या व्यक्ति समूह की होती है, और इनका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, क्योंकि वो तो सरकार द्वारा सार्वजनिक लोगों को सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निर्मित की जाती है, तो इनका उद्देश्य केवल व्यक्ति का स्वामित्व है उसी का लाभ, निजी लाभ कमाने के उद्देश्य से इनको स्थापित किया जाता है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां वर्तमान में तुम देखते हो, कार की कंपनियां या फिर सीमेंट की बात करें, हम अपने घरेलू सामान की भी कंपनियां हम देखते हैं। आजकल बाइक्स की बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे टाटा, महिंद्रा, इन्फोसिस, रिलायंस, या फिर और भी तुम्हारे डेली यूज में तुम कई सारी चीजें यूज करते हो, उनकी बहुत सारी कंपनियों से तुम परिचित हो, तो ये सब निजी सेक्टर में आते हैं। इसी के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स का भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे बताएगा।